नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी बॉयज स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है जैसा करोगे वैसा भरोगे। माँ बेटे के पैरों में गिर कर बोली, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, भले ही कुत्ते का जूठा या बासी। तभी बहू ने सास को बाल खींचकर मारने के लिए जैसे ही चप्पल उठाई कि तभी पीछे से पड़े जोरदार थप्पड़ से बहू के होश ठिकाने आ गए। आखिर कौन थी वो बूढ़ी औरत जो 30 लाख की गाड़ी से बॉडीगार्ड के साथ आने वाली थी, जिसे जिंदा देखकर बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैडम, इस कुर्सी पर से हट जाइए आप दोनों, और वहां नीचे जो कुर्सियां पड़ी है वहां जाकर सभी के साथ बैठ जाइए। उस पार्टी को अरेंज करने वाली महिला ने अमित और आंचल से कहा, क्योंकि वह दोनों गेस्ट की चेयर पर आकर बैठ गए थे। आंचल बोली, तुम्हें शायद पता नहीं है, हम यहाँ के मेन गेस्ट हैं। स्पेशली हमको महक ने आमंत्रित करके बुलाया है। महक आंचल की फ्रेंड थी। तब वह महिला बोली, सॉरी मैडम, आप लोग मेन गेस्ट होंगे, पर इस पार्टी की चीफ गेस्ट अभी बस आने ही वाली हैं, इसलिए आप यहाँ से खड़ी हो जाइए और दूसरी जगह बैठ जाइए। आंचल मुंह बनाते हुए वहां से नीचे सभी के साथ बैठ गई। उसी समय पूरा हॉल एकदम तालियों से गूंज उठता है। तभी अपनी चमचमाती मर्सिडीज कार से जया देवी जी हॉल में प्रवेश करती हैं। सभी लोग खड़े होकर उनका जोरदार स्वागत करते हैं। जया देवी जी हॉल में प्रवेश कर चुकी थी। तन पर कम से कम 50,000 की सिल्क बनारसी साड़ी, आंखों पर काला चश्मा, सबकी नजरें सिर्फ जया देवी जी को ही निहार रही थी। पर जैसे ही आंचल और अमित की नजरें जया देवी जी पर पड़ी, दोनों की आंखें मानो चौंधिया गई हो, जैसे उन्होंने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत देख लिया हो। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे, जैसे इशारों ही इशारों में पूछ रहे हो कि यह कैसे संभव है। जया देवी जी बहुत बुलाने पर उस बच्चे के नामकरण पर आई थी, क्योंकि महक की सास और जया देवी जी एक बेस्ट फ्रेंड थी। जया देवी जी का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने गले से एक सोने की चैन निकाली और उस बच्चे के गले में पहना दी। यह देखकर तो अमित और आंचल को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। कुछ ही देर बाद जया देवी जी अपने असिस्टेंट के साथ वहां से जा चुकी थी, क्योंकि उन्हें कहीं और भी जाना था। लेकिन अमित और आंचल के दिमाग की बत्ती तो जैसे आज गुल ही हो गई थी, और तो जैसे सदमे में ही पहुंच गया था। वह अपने बीते पलों को याद करने लगता है। सुनिए, हमें एक आया रखनी है, तो आप किसी आया को बुला सकती हैं क्या? अमित ने अस्पताल के रिसेप्शन में कहा। सर, इस वक्त एक आया उपलब्ध है, आप चाहे तो उससे बात कर सकते हैं, मैं उसे बुला देती हूँ। उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा। हाँ, बुला दीजिए, मुझे आज रात से ही चाहिए। मेरी पत्नी काफी कमजोर है, बच्चे को अकेले संभाल नहीं पाएगी, और मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, क्योंकि घर पर एक और बच्चा है मेरा, अमित ने कहा। फिर वह रिसेप्शनिस्ट एक आया को बुलाती है, जो काफी बुजुर्ग और कमजोर सी दिख रही थी। अमित ने उन्हें देखकर रिसेप्शनिस्ट से कहा, अरे मैडम, इन्हें तो खुद ही देखभाल की जरूरत है। यह क्या मेरी पत्नी और बच्चे को संभालेंगी? आप लोगों ने इन्हें काम पर रखा ही कैसे? किसी और आया को बुला दीजिए, अमित ने कहा। सर, मैंने पहले ही कहा आपसे कि सिर्फ एक यही अभी उपलब्ध है। अगर आप इन्हें रखना नहीं चाहते हैं तो आप खुद कहीं से इंतजाम कर सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। हाँ हाँ, मैं ही इंतजाम करूंगा, पर इतनी रात हो गई है कि अब कुछ भी करना मुश्किल होगा। ठीक है, बस आज रात के लिए इन्हें रहने दो, मैं कल दूसरी आया का इंतजाम कर लूंगा। फिर वह आया गिड़गिड़ाते हुए बोली,
साहब, आप हमको एक मौका दीजिए, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। उस बूढ़ी महिला की आवाज सुनते ही अमित चौंक जाता है और जब वह जया देवी जी का चेहरा देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वह तो आप हैं। पहले खुद को तो संभाल लो, फिर दूसरों को संभालना। मुझे नहीं रखना तुम्हें आया, जाओ यहाँ से। वो बूढ़ी औरत अमित के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोली, साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। आप इस बूढ़ी चमड़ी पर मत जाइए, इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जोर है। उस बूढ़ी औरत जया देवी जी ने कहा। अमित के पास वैसे भी अभी जया देवी जी को रखने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि रात काफी हो गई थी और इतनी रात को किसी और का मिलना भी मुश्किल था। पर अमित जया देवी जी को देखकर चौंका, क्योंकि वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं, उसकी अपनी माँ थी, जो यहाँ आया का काम करती है। खैर, अमित ने उससे कुछ भी पक्का करने से पहले एक बार अपनी पत्नी आंचल से बात करने की सोचकर उसके पास गया और उससे कहा, आंचल, गजब हो गया। क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए एक आया रखना चाह रहा था, जिस पर इस क्लिनिक ने मुझे एक आया का नाम बताया। तुम यकीन नहीं करोगी, वह मेरी माँ है। क्या? माँ जी? यहाँ? वह भी आया? अमित ने कहा, हाँ, क्या करूं, इतनी रात हो गई है। सुबह से डिलीवरी के कामों में इतना बिजी हो गया कि आया भी अरेंज करना भूल गया, तो बस यही उपलब्ध थी। अमित ने कहा, सुनो, यह तो अच्छा मौका है। एक आया कितना ही ध्यान रखेगी, एक बच्चे की दादी का देखभाल अलग ही होगा। मैं तो कहूंगी, उन्हें फिर से घर ले चलते हैं। हमें ऑल टाइम और फुल टाइम आया मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। हमारे ऐसा करने के बावजूद क्या यह हमारे साथ चलेंगी? अमित ने कहा, अरे, हमें जरा सा माफी मांगने का नाटक करना पड़ेगा। थोड़ा रो पीट लेंगे और अपने बच्चों की दुहाई दे देंगे, आ जाएंगी। वैसे भी इस आया के काम में रखा ही क्या है, कौन सा खुश होगी यह काम करके। वहां घर के काम के साथ साथ हमारे बच्चों को भी संभाल लेंगी। आंचल ने कहा, ठीक है, मैं आज रात के लिए उन्हें रखता हूँ। इसी बीच तुम बात करके उन्हें हमारे साथ चलने को राजी कर लेना। अमित ने कहा, ठीक है, आप बस उन्हें भेज दीजिए, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। आंचल ने कहा। उस रात जया देवी जी ने अपना काम बखूबी किया। फिर आंचल ने कहा, मम्मी जी, आपको इस हालत में देखकर बड़ा दुख हो रहा है। सच में मम्मी जी, आपको घर से निकालने के बाद हम बड़ा पछताए। यह तो तुरंत ही आपको लेने भी गए थे, पर आप उन्हें कहीं नहीं मिले। उसके बाद हम लगातार कई दिनों तक आपको ढूंढते रहे, पर आप हमें कहीं नहीं मिली। सच में बहू, तुम लोगों ने मुझे ढूंढा? जया देवी जी ने पूछा। हाँ मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, आपको यह काम करने की जरूरत नहीं है, आंचल ने कहा। जया देवी जी खुश होकर कहती हैं, ठीक है बहू, मैं यह बात बाहर कह आती हूँ कि तुम्हारे साथ जाऊंगी और यहाँ काम भी नहीं करूंगी। यह कहकर जया देवी जी वहां से चली जाती हैं। जया देवी जी जाकर उस रिसेप्शनिस्ट मोना से कहती हैं, मैडम जी, मैडम जी, अब तो यहाँ पर कोई काम नहीं है। तब मोना जया देवी जी से कहती हैं, मैम, अब तो यहाँ पर कोई काम नहीं है, फिर क्यों आप मुझे मैडम कह रही हैं? तब जया देवी जी कहती हैं, देखो मोना, मैं चाहती हूँ यह नाटक हमेशा ऐसे ही चलता रहे, ताकि किसी को कोई ना खबर हो। जब तक मैं ना कहूँ, तब तक मुझे मैम मत कहना। जया देवी जी ने कहा, पर मैम, आप उनके सामने ऐसे आया बनकर क्यों गई, जबकि आप तो यहाँ की मालकिन हैं
और वे लोग कौन हैं? मोना ने पूछा। मेरे बेटे बहू हैं, जिन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से बेसहारा निकाल दिया था। उसके बाद फिर कभी मेरी सुध नहीं ली। ना जाने मुझ पर कितने ही अत्याचार किए। जया देवी जी ने नम आंखों से कहा। फिर आज यह आपसे माफी मांग रहे थे? लगता है इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैम, आपने इन्हें अपने बारे में बताया? मोना ने कहा। नहीं मोना, यह लोग सुधरने वाले नहीं हैं और ना ही कभी सुधर सकते हैं। यह तो मुझे पहला फुसलाकर मुफ्त की नौकरानी अब बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं और मैं भी इन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। जैसे इन लोगों ने मुझे भूखा तड़पाया है, एक एक रोटी को कुत्ते की तरह फेंक कर देते थे, यहाँ तक कि कमरे में बंद करके बहू मुझे बहुत मारती थी। कहते कहते जया देवी जी की आंखें भर आई। अब इनके साथ मैं ऐसा खेल खेलूंगी और इनको पता भी नहीं चलेगा। उस दिन जब मैंने इन्हें यहाँ पर देखा, तभी मैंने आया बनने का नाटक करना है सोच लिया था। बस अब इस नाटक को चलाते हुए अपने मकसद को अंजाम देना है। जया देवी जी ने कहा। पर मैम, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब आपको इन्होंने घर से बेसहारा निकाल दिया, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुंची? इतना बड़ा रुतबा कैसे हासिल किया? मोना ने पूछा। यह एक लंबी कहानी है मोना, तुम्हें सब बताऊंगी, पर फिर कभी। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ की एक आया हूँ, यह याद रखना। और सुबह यहाँ के पूरे स्टाफ को बता देना, वरना कहीं मेरी पोल न खुल जाए, जया देवी जी ने कहा। उसके बाद जया देवी जी अमित और आंचल के साथ उनके घर चली जाती हैं। घर में घुसते ही आंचल कहती हैं, मम्मी जी, बच्चों को इतनी धूल से इन्फेक्शन हो जाएगा। आप सबसे पहले पूरे घर का झाड़ू पोछा कर दीजिए, उसके बाद खाना बना दीजिएगा। पर बहू, कल मुन्ने ने पूरी रात जगाया था, पहले 1 घंटा सो लेती हूँ, फिर यह सारे काम कर लूंगी। जया देवी जी के ऐसा कहते ही आंचल बोल पड़ती हैं। अरे वाह, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आया का काम नहीं, किसी कंपनी की मालकिन का काम करती रही हैं। वह तो शुक्र मनाइए, वहां अस्पताल में लोगों के गंदे कपड़े सफाई करने के काम से बचा लिया मैंने आपको। और अब जो यहाँ ज्यादा नखरे दिखाए तो वापस वहीं फेंकाऊंगी आपको। जाइए और जो कहा है वह कीजिए। ठीक है बहू, जाती हूँ। यह कहकर जया देवी जी काम करने चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद आंचल उसी क्लिनिक में अपना चेकअप कराने जाती हैं, तो साथ में जया देवी जी भी थी। इधर आंचल और उसके बच्चे का चेकअप चल रहा था और उधर जया देवी जी मोना और एक आदमी के साथ मिलकर कुछ प्लान बना रही होती हैं। मैम, आपने उस दिन पूरी बात नहीं बताई, मुझे आज बताइए ना। आखिर आपने इस उम्र में ऐसी हालत में इतना सब कुछ कैसे अचीव कर लिया? मोना ने पूछा। जया देवी जी बोली, मोना, यह सब इतना आसान नहीं था। बात उन दिनों की है जब मेरे पति का देहांत हुआ था और मेरे सामने मेरे बेटे को अकेले पालने की सबसे बड़ी चुनौती थी। पेशे से मैं एक नर्स थी, इसीलिए घर परिवार की ज्यादा जिम्मेदारी मेरे पति पर ही थी। क्योंकि मेरे काम का कोई समय नहीं होता था, तो घर पर अमित को उसके पापा ही संभालते थे। हमारी एक किराने की दुकान थी, जिस पर किसी को नौकर रख अमित के पापा अमित को संभालते थे। जब वह गुजरे, तब अमित अपनी 12वीं की परीक्षा देने वाला था। इसीलिए मैंने नौकरी छोड़कर दुकान संभालने की सोची, ताकि अमित और घर दोनों को संभाल पाऊं। और संभाला भी। फिर समय बीतता गया और अमित को एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। उसने कहा, अब दुकान चलाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, मैंने भी सोचा, चलो अब दुकान चलाने की ना तो मेरी उम्र है, ना ही जरूरत, इसलिए दुकान बंद कर दी। फिर अमित ने अपनी पसंद की शादी कर ली। शुरुआत में तो सब बढ़िया चल रहा था,
पर आंचल को मैं बिल्कुल भी नहीं भाती थी। उसे उस घर में यह बूढ़ी सास नहीं चाहिए थी। और धीरे-धीरे अमित भी उसके रंग में रंगने लगा था। वह दिन भर घर का पूरा काम मुझसे करवाती और अमित से कहती कि मैं कुछ नहीं करती। अमित उसकी बातों को ही सच मानता और मुझे सबके सामने उल्टी-सीधी बातें सुना देता था। दोनों खाने से जो बचता, वही जूठा मुझे खाने को दे देते थे। एक बार तो दोनों ने मुझे एक दिन कहकर 5 दिन के लिए घर पर बंद करके चले गए। शायद मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा होगा सिर्फ पानी पीकर अब तो मैं मर ही चुकी होऊंगी, क्योंकि घर पर सिवाय पानी के और कुछ भी नहीं था। रसोई में उन्होंने ताला लगा दिया था। मैं भूख से रोती रही, बिलखती रही, पर कौन मेरी बात सुनता। एक दिन मैंने अपने कमरे की खिड़की से अपने पड़ोसी को आवाज लगाई। हालांकि मैं यह करना नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे मेरे घर परिवार की बदनामी होती। पर भूख के आगे मैं सब भूल गई थी। मेरे पड़ोसी ने सबसे पहले तो मुझे खाना खिलाया और उसके बाद उस पड़ोसी ने अमित को फोन कर बुलाया और पुलिस में तक जाने की धमकी दी। तो उस वक्त मेरे बेटे बहू ने यह कहकर बात को संभाल लिया कि यह गलती से हुआ। हमारे घूमने जाने के बाद मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए वह लौट नहीं पाए। पर यह सब झूठ था। उल्टा मेरे पड़ोसी से मदद मांगने पर अमित और नाराज हो गया और बहू ने मुझे कमरे में बंद करके बहुत मारा। अब तो वह मुझसे बिल्कुल पीछा छुड़ाना चाहते थे। एक दिन मैं घर के काम कर रही थी कि तभी मेरे बेटे ने आकर कहा, माँ, अपना सामान बांध लो जल्दी। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? इस पर अमित ने कहा, जहन्नुम में, क्योंकि आप खुद तो जाओगी नहीं, मुझे ही भेजना पड़ेगा। बेटा, ऐसा क्यों बोल रही हो? कहाँ ले जा रहे हो, बताओ ना। मैंने पूछा तो बहू मेरे बाल पकड़कर बोली, बुढ़िया, चुपचाप सामान बांध, बिना कोई सवाल किए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्ती मुझे यह सब करना पड़े। पड़ोसियों से मेरी शिकायत करती हो। क्या सोचा था कि यह लोग तुम्हारा साथ देंगे? मुझे जेल भिजवा कर खुद यहाँ आराम से रहोगी? बहुत हो गया बुढ़िया तेरा। अब तू जिए या मरे, हमें कोई परवाह नहीं। बस मेरा पीछा छोड़ दो ना। दोनों इस तरह कहते कि मानो मुझ में एक अजीब सी शक्ति आ गई और मैं तुरंत ही निकल गई उस घर से। पर जाऊंगी कहाँ, यह सब कुछ नहीं जानती थी। इंसान ऐसी हालत में या तो स्टेशन या मंदिर जाता है। मैं भी मंदिर गई। मंदिर में यूं ही बैठी लोगों को बस देख रही थी कि तभी एक जगह लोगों की भीड़ और शोरगुल सुन भाग कर वहां गई तो देखा एक आदमी बेहोश हो गया है और किसी ने एम्बुलेंस बुलाई है। मैंने उस भीड़ से निकलकर पहले उसकी नस और धड़कनें अच्छी तरह देखी और तुरंत ही उसे सीपीआर देने लगी। लगभग इसी तरह 20 मिनट हो गए। उस आदमी ने कोई हरकत नहीं की, पर मैं अपना काम करती रही। आखिर में उस आदमी ने हरकत की और तभी एम्बुलेंस भी आ गई। मैं उस आदमी के साथ अस्पताल भी गई। शायद मैं एक नर्स हूँ, यह बात उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा याद थी। अस्पताल में आने के बाद उस आदमी को बचा लिया गया और डॉक्टर ने उसकी जान बचाने के लिए मुझे शाबाशी दी और उसके बाद मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। तब मुझे कहाँ पता था कि यह सब मेरे दूसरे जीवन शुरू होने की प्रक्रिया है। दूसरा जीवन मतलब? मोना ने पूछा। मतलब जिस आदमी की मैंने जान बचाई थी, वह खुद एक डॉक्टर था। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। उसका नाम था डॉक्टर किशन अग्रवाल। क्या मतलब? हमारे सर? मोना ने चौंकते हुए कहा। हाँ मोना, डॉक्टर सर ने तो मेरी टूटी हुई जिंदगी को ऐसा मोड़ दिया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। उन्होंने मेरे काम को देखकर पहले तो खुद के साथ मुझे काम पर रखा। जब मुझे वहाँ काफी समय हो गया और यहाँ भी डॉक्टर किशन अक्सर बीमार रहने लगे थे, तो मेरे काम और लगन को देखकर
उन्होंने मुझे इस अस्पताल का 50% का मालिक बना दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। ऐसा कहकर उन्होंने जब कहा कि आप में इतना बड़ा गुण है, उसी के बलबूते आप इस अस्पताल को अच्छे से मैनेज करो और अपनी पहचान बनाओ और दिखा दो अपने बेटे बहू को कि एक औरत जब सब दर्द सहकर एक बच्चा पैदा कर सकती है और अकेले पाल पोस कर इस लायक बना सकती है, तो एक औरत सब कुछ कर सकती है। और मैंने भी बहुत मेहनत की और आज इस अस्पताल को सब मेरे नाम से जानते हैं। बस इसी तरह मैं यहाँ तक पहुँची। तभी मोना पूछती है, फिर मैम आप अपने नालायक बेटे के पास क्यों गई? तब जया देवी जी बोलती हैं, पहले तो मैं उस पर आश्रित थी, तो उनके अत्याचार सहती रही, पर अब मुझे उनको उनकी असली जगह दिखानी है। मुझे यह दिखाना है कि मैंने उसके लिए सब छोड़ा था। चाहती तो मैं भी उसे आया के पास रखकर या उसे घर पर अकेले रखकर अपना करियर बना सकती थी। पर मैंने उसे अपने करियर के आगे रखा और उसने मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। बस इसलिए उसके साथ गई ताकि दोनों को अच्छा सबक सिखा सकूं। चलो अब मैं चलती हूँ। इसके बाद जया देवी जी आंचल के साथ घर वापस आ जाती हैं। घर में घुसते ही आंचल ने कहा, मम्मी जी जाकर खाने की तैयारी कर लीजिए। उसके बाद मेरी और मेरे बच्चे की मालिश कर दीजिएगा। वह मैं तो भूल ही गई, पिंकी को बस स्टॉप पर भी तो लाना है। पहले पिंकी को ले आइएगा। जया देवी जी पिंकी को लाने के बाद घर पर खाना खाने की तैयारी करने लगती हैं। शाम को अमित घर पर ही था कि कुछ लोग घर पर आते हैं। वह अमित को कहते हैं, सर आपका घर बड़े ही प्राइस लोकेशन पर है, तो हम यहाँ एक अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। आपका फायदा यह होगा कि आपको 2 फ्लैट के साथ एक दुकान और 20 लाख कैश भी मिलेगा। यह सब सुनकर अमित और आंचल हैरान हो जाते हैं और उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। तो अमित कहता है, सुबह से उल्लू बनाने के लिए कोई और नहीं मिला क्या, जो हमें उल्लू बनाने चले आए? तब भी लोग बोलते हैं, सर यह सारा काम रिटर्न में होगा और अगर आप अभी हाँ कहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते ही हम अभी आपको 10 लाख रुपए दे देंगे ताकि आपको हमारी बात का यकीन हो जाए। यह सब इसलिए क्योंकि हमारे सर को इस एरिया में फ्लैट बनवाना है। अब आप जल्दी करें वरना हम ये ऑफर इसी एरिया में किसी और को दे देंगे। सुनिए जी, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं आता। सोचो, नए फ्लैट, वह भी दो दो, एक में हम रहेंगे और एक भाड़े पर चढ़ा देंगे और दुकान को भी भाड़े पर चढ़ा देंगे। आपको नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन 20 लाख से हम खुद का नया बिजनेस शुरू कर लेंगे। आंचल ने कहा, पर कहीं यह फ्रॉड निकले तो? इस तरीके से अचानक से किसी पर ऐसे ही विश्वास कैसे कर लें? अमित ने कहा और उन्होंने कहा, तो सही कि अभी अगर हम हाँ करेंगे तो तुरंत 10 लाख देंगे। आंचल ने कहा, अगर हम अभी हाँ कर देते हैं तो आप हमें अभी 10 लाख रुपए देंगे? अमित ने उस आदमी से पूछा। हाँ सर, आप हाँ कर दीजिए, इस पर साइन तो कीजिए, 10 लाख रुपए तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। उस आदमी ने कहा। जैसे ही अमित ने हाँ करके कागजात पर साइन करता है, उसके अकाउंट में सच में पैसे आ जाते हैं। यह देखकर दोनों पति पत्नी खुशी से उछलने लगते हैं। उसके बाद वह आदमी कुछ और कागजात पर साइन करवाकर चला जाता है। अमित खुशी के कारण बिना पढ़े ही साइन कर देता है। फिर इधर अमित अपनी नौकरी भी छोड़ देता है और एक दिन आंचल जया देवी जी से कहती है, मम्मी जी अब आप वापस चली जाइए उसी अस्पताल में, क्योंकि मुझे अपने नए फ्लैट में आपकी मनुष्यत नहीं चाहिए। पर बहू, मैं कहाँ जाऊंगी? अब मुझे इस घर से मत निकालो। तब आंचल गुस्से से बोलती है, चुप कर बुढ़िया, वरना
इस बार तो तुझे किसी नाले में फेंक आऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर उसने जया देवी जी का हाथ कसकर जोर से पकड़ा और पीछे की तरफ मोड़ने लगी। तभी एक जोर का तमाचा उसके गाल पर पड़ा। अपने गाल पर पड़े चांटे की आवाज से आंचल एकदम सन्न रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि अचानक जया जी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, क्योंकि वो जोरदार तमाचा किसी और ने नहीं बल्कि जया देवी जी ने आंचल को गाल पर जड़ा था। आंचल तो अभी भी हैरानी से अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर जया देवी जी को देखे जा रही थी। इससे पहले अमित कुछ कहता, जया देवी जी ने अपना सामान लिया और घर से बाहर आंसू पोंछते हुए निकल गई। उनके जाते ही तभी अचानक दरवाजे पर वही सारे लोग आ जाते हैं जिन्हें अमित कहता है, तो कब हमारी डील पूरी होगी और काम शुरू होगा सर? हमारा काम पूरा हो गया, अब आपको यह घर छोड़ना पड़ेगा। उस आदमी के इतना कहते ही अमित कहता है, हाँ हाँ, हमने कुछ महीनों के लिए भाड़े का घर का इंतजाम कर लिया है। फ्लैट बनते ही वापस आ जाएंगे। वैसे कब तक बन जाएगा हमारा फ्लैट? तो वह आदमी बोला, फ्लैट? कौन सा फ्लैट? आप यह घर छोड़िए, क्योंकि यह सब हमारी मेम का है, उनके नाम, जिनके नाम आपने यह घर किया था। उस आदमी ने कहा, यह सब क्या कह रहे हो तुम? कौन सी मेम? किसके नाम पर हमने अपना घर किया? अमित ने आश्चर्य से पूछा। कि तभी अचानक वहां एक मर्सिडीज गाड़ी आकर रुकी। तो उस गाड़ी से आवाज आई, मैंने लिया है बेटा यह घर। अमित और आंचल ने जैसे ही उस गाड़ी पर नजर डाली तो जया देवी जी उस गाड़ी से निकलकर बाहर आ रही थी। आज जया देवी जी नौकरानी के भेष में नहीं, बल्कि उनके तन पर कम से कम 20,000 की बनारसी सिल्क साड़ी थी और आंखों पर काला चश्मा था। आंचल और अमित की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी कि अभी अभी तो माँ यहाँ से नौकरानी के भेष में गई थी, फिर यह सब कैसे हुआ? एक आदमी बोला, सर यही है हमारी मैडम, जिन्होंने आपका घर खरीदा है। और शुक्र मनाओ, तुम्हारे बच्चों का सोचकर उन्होंने 10 लाख रुपए दे दिए, वरना तुम लोगों को खाली हाथ सड़क पर भीख मांगनी पड़ती। क्या? आपने यह सब क्या किया? पर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? हमें सबक सिखाने के चक्कर में चोरी वोरी तो नहीं कर ली ना? अमित ने आश्चर्य से जया देवी जी से कहा। तभी उनका एक आदमी बोला, ए मिस्टर, तमीज से बात कीजिए आप। अरे, यह क्या चोरी करेंगी? जिस अस्पताल में आपका बेटा पैदा हुआ, यह उस अस्पताल की मालकिन है, तो फिर इन्हें पैसे चोरी करने की क्या जरूरत है? उस आदमी ने कहा। अभी तक तो अमित और आंचल पहले झटके से ही नहीं संभले थे कि एक और जोर का झटका उन्हें जोरों से लगा। अरे, यह तो एक आया है, लगता है इन्होंने सबको उल्लू बनाया है। आंचल ने कहा। उल्लू कौन बना रहा है और किसने बनाया है, यह तो पता चल ही जाएगा। सबसे पहले ये घर खाली करो, जया देवी जी ने कहा। तो अमित बोला, आप कौन होती हैं हमें घर से निकालने वाली? भूल गई बुढ़िया, कैसे कमरे में बंद करके मारते थे तुझे? कि तभी अमित के गाल पर एक जोर का तमाचा पड़ा। जया देवी जी गुस्से में बोली, वह एक बेबस औरत थी जिस पर तुम अत्याचार करते थे। आज यह जया बेबस नहीं है। खबरदार, जो एक शब्द भी कुछ गलत कहा तो तुम दोनों को हलक से जुबान खींच लूंगी। उन्होंने दोनों का हाथ कसकर पकड़ा और घर के बाहर खड़ा कर दिया। इन लोगों का सामान घर से बाहर निकाल कर तुरंत ताला लगा दो और चाबी मुझे दो। जया देवी जी का ऐसा रौद्र रूप देखकर दोनों गिड़गिड़ाते हुए जया देवी जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। लेकिन जया देवी जी की ममता जैसे अब कहीं दफन हो गई थी। उन्होंने बेटे बहू पर कोई तरस नहीं खाया और अपनी कार में बैठी और वहां से चली गई। अमित और आंचल तो अभी भी हैरान ही थे कि जिस माँ को कभी उन्होंने इतना सताया, आज वह कहाँ पहुंच गई। पर अफसोस, अब वह जाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे।
जया देवी जी ने कभी बेटे बहू की तरफ मुड़कर नहीं देखा। दोनों ही दर दर की ठोकरें खाते रहे। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उन लोगों ने जया देवी जी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। इसीलिए कहा जाता है कि अपने माता पिता को उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। माता पिता के चरणों में जन्नत होती है। तो यह कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। हम जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।